वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपने नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको कि जेन ऑस्टन ने लिखा हुआ है, इसके लॉन्ग आंसर्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो इस नॉवल की सीरीज़ का हमारा 7वां वीडियो होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस काफ़ी सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स की स्टडी कवर कर ली है। इन चैप्टर्स की स्टडी करते हुए जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं या डिफ़िकल्ट फ्रेजेस आए हैं, इवन के जो इडियम्स आए हैं, मैंने वो आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन किए हैं और उनकी इजी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई है। नॉवल की स्टडी करते हुए बहुत सारे मेजर इंसिडेंट्स भी आए हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको पूरी तरह से अवगत करवाया है। नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी हमने बहुत अच्छी तरह से समझी है और उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स भी हमने साथ ही साथ एनालाइज किए हैं। इसी तरह हमने नॉवल की सीरीज के 5वें वीडियो में एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर स्केच को भी एनालाइज किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। अगर आपके ये सारे वीडियोस मिस हुए हैं तो मैं आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर नॉवल की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने अभी तक इस नॉवल पे बना रखे हैं। स्टूडेंट, आज हम जो लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं वो है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल के एक बहुत ही अहम पात्र हैं। जैसे एलिजाबेथ बेनेट इस नॉवल की हीरोइन कही जाती हैं, तो इस नॉवल के हीरो को मिस्टर डार्सी में देखा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरेक्टर स्केच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह समझेंगे और अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। Love learning to lead at Deepak Sood Notes. तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं जी कि मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टन्स नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो मिस्टर डार्सी का पूरा नाम है जी मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। तो ये जेन ऑस्टन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जी फेमस, प्रसिद्ध। ही इज नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट वेल्थ एंड रिजर्व्ड डिमीनर। तो नॉवल में वो जाने जाते हैं जी अपनी सिग्निफिकेंट वेल्थ के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा, जिसको हम इजिली नोटिस कर सकें, लार्ज एनफ टू बी नोटिस्ड। तो उनके पास बहुत ज्यादा धन है जी, जिसको सभी लोग जानते हैं। और उनकी जो नेचर है वो रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड का मतलब होता है जी शाय, जिसको हम हिंदी में संकोची कह सकते हैं कि काफी संकोच प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। डिमीनर का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों द वे अ पर्सन बिहेव्स, कि कोई इंसान किस तरह बर्ताव करता है, उसका व्यवहार किस तरह का है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में डिमीनर वर्ड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि हमें मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी के बहुत सारे ट्रेट्स वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो ब्लू कलर में हमें क्वालिटीज़ लिखी हुई मिलती हैं, जैसे हैंडसम, वेल्दी एंड इंटेलिजेंट, ये मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी की पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। उनके ये अच्छे पक्ष हैं अपने व्यवहार के। और जो रेड कलर में आपको दिखते हैं, जैसे कि प्राइडफुल, फास्टिडियस और जजमेंटल, ये इनकी क्वालिटीज़ में कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम मिस्टर डार्सी के कैरेक्टर में आज के क्वेश्चन आंसर में एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिस्टर डार्सी की जो पर्सनैलिटी की ट्रेट है, क्वालिटी है, वो है कि वेल्दी जेंटलमैन, कि इस पर्सन के पास काफ़ी पैसा है। हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि मिस्टर डार्सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल्दी एंड सिंगल मैन। तो नॉवल में मिस्टर डार्सी को वर्णित किया गया है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णित करना, कि वो काफ़ी अमीर हैं। वेल्दी का मतलब उनके पास काफ़ी धन है और वो अभी तक कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। He possesses a considerable fortune estimated at around 10,000 pounds a year. उनके पास काफी ज्यादा धन है। कंसिडरेबल का मतलब है जी ग्रेट इन अमाउंट, काफी ज्यादा। फॉर्च्यून का मतलब नॉवल में कई बार मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है धन, वेल्थ। और मैंने आपको नॉवल में एक जगह बताया था कि अनुमान के मुताबिक उनको एक साल में 10,000 पाउंड्स अपनी स्टेट से आते हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये नॉवल इंग्लैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है
तो इसीलिए यहाँ पे 10,000 पाउंड लिखे हुए हैं। हमें ये भी पता है बच्चों कि उनके पास डर्बीशायर में एक बहुत बड़ी इस्टेट है, उनके पास लंदन में एक बहुत ही आलीशान घर भी है, तो काफी अमीर हैं जी वो। विच मेक्स हिम एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट फॉर मैरिज, इसीलिए वो विवाह के लिए, शादी के लिए एक बहुत ही आकर्षित और संभावित पर्सन है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जी आकर्षित, और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावित, जिसको हम इंग्लिश में पॉसिबल कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मिस्टर डार्सी के जो फ्रेंड है मिस्टर बिंगले, उनकी जो कमाई है साल की वो 4,000 से 5,000 पाउंड के बीच में है। तो इनकी कमाई एक तरह से मिस्टर बिंगले से दुगनी है, और इनका भी विवाह भी नहीं हुआ। तो इसीलिए लॉन्गबोर्न के लोगों को लगता है कि उनकी लड़की की शादी इस पर्सन से होनी चाहिए। मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी में हमें जो दूसरा ट्रेट नजर आता है वो है रिजर्व्ड एंड प्राउड। रिजर्व्ड मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसका मतलब होता है शाय, जो बहुत ही ज्यादा शर्मीला हो, ज्यादा बात ना करे, संकोची हो, और प्राउड जिसको हम अहंकार कहते हैं। तो मिस्टर डार्सी इज नोन फॉर हिज रिजर्व्ड एंड प्राउड नेचर। तो नॉवल के शुरू में ही जब लोग मिस्टर डार्सी से मिलते हैं तो वो जाने जाते हैं अपनी रिजर्व्ड नेचर के लिए कि वो बहुत ज्यादा संकोची स्वभाव के हैं और उनमें बहुत ज्यादा अहंकार है। He initially appears aloof and distant. इनिशियल का मतलब होता है फर्स्टली। शुरुआत में वो एक ऐसे इंसान की तरह लगते हैं जो कि ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे बच्चों एक फ्रेज आया है aloof and distant। ये दोनों शब्द कई बार अलग अलग भी यूज हो जाते हैं, कई बार दोनों शब्द इकट्ठे यूज होते हैं। इनका मतलब होता है जी नॉट फ्रेंडली। और उनकी एक दूसरी ट्रेट भी हमें पर्सनैलिटी में नजर आती है कि विद एन एयर ऑफ सुपीरियोरिटी। एयर ऑफ सुपीरियोरिटी भी इकट्ठा ही आता है। ये उस इंसान के लिए फ्रेज यूज किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अभिमानी हो, उसमें बहुत ज्यादा अहंकार हो। तो एयर ऑफ सुपीरियोरिटी को हम एन एरोगेंट वे ऑफ बिहेविंग कह सकते हैं। तो दिस डमीनर ऑफन लीड्स अदर्स टू परसीव हिम एज डिसएग्रीएबल एंड फॉरबिडिंग। तो उनका ये स्वभाव, डमीनर शब्द बच्चों पहले भी आया था, तो उनके स्वभाव को अक्सर जो बाकी लोग देख के ये समझ लेते हैं, परसीव का मतलब होता है बच्चों अंडरस्टैंड, कि वो डिसएग्रीएबल हैं। डिसएग्रीएबल शब्द काफी बार नॉवल में आया है, इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, एक ऐसा इंसान जिसको मिलके आपको कभी भी खुशी नहीं होती। एंड फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग का मतलब होता है लुकिंग अनफ्रेंडली। जैसे अलूफ एंड डिस्टेंट वर्ड इकट्ठे यूज होते हैं, इसी तरह एक ऐसा पर्सन जो कि बाकी लोगों को अप्रिय लगे, उनको प्यारा ना लगे, उस पर्सन की नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिसएग्रीएबल एंड फॉरबिडिंग ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नावल का जब हमने 3rd चैप्टर स्टडी किया था, वहां हमें ये पता लग गया था कि पार्टी के पिछले आधे भाग में सभी लोगों की ये राय बन गई थी मिस्टर डार्सी के लिए कि वो बहुत ही घमंडी इंसान है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर ये पार्टी में ना आते तो बहुत अच्छा होता। उस पार्टी में मिस्टर डार्सी ने किसी भी लॉन्गबोर्न की लड़की के साथ इंट्रोड्यूस होने से मना कर दिया था, और उन्होंने एलिजाबेथ को तो टॉलेबल भी कहा था। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें उस पार्टी में की थी जिसके कारण मिस्टर डार्सी लॉन्गबोर्न के लोगों में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे। मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी में जो हमें तीसरा ट्रेट नजर आता है वो है क्लोज फ्रेंडशिप विद मिस्टर बिंगले। डिस्पाइट हिज रिजर्व्ड नेचर, Mr. Darcy shares a close friendship with Mr. Bingley, who is his complete opposite in terms of personality. हमें पता है बच्चों कि मिस्टर डार्सी बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हैं, ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से। इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है हिंदी में इसके बावजूद, मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगले के साथ एक बहुत ही नजदीकी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। उनकी मिस्टर बिंगले के साथ एक फर्म फ्रेंडशिप है, ये बात हमने नॉवल में भी पढ़ी थी। हालांकि मिस्टर बिंगले उनकी पर्सनैलिटी के एकदम विपरीत हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है बच्चों विपरीत, कंप्लीट ऑपोजिट हैं वो। इस बारे में हमने नॉवल के 4th चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, जहां पे हमें ये पता लगा था कि मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगले से पर्सनैलिटी में कितने ज्यादा विपरीत हैं। बिंगले इज लाइवली, गुड ह्यूमर्ड एंड सोशेबल। उस चैप्टर में हमें पता चला था कि बिंगले लाइवली हैं। लाइवली एक ऐसा इंसान जो फुल ऑफ एनर्जी होता है जी, हमेशा खुश रहता है। गुड ह्यूमर्ड का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों में समझदारी वाली बात भी करे और मजाक भी लेकर आए।
सोशेबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली। जैसे कि हमने ऊपर डिसएग्रीएबल एंड फॉरबिडिंग का मतलब अनफ्रेंडली पाया था, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है जी सोशेबल। एक ऐसा इंसान जो लोगों से घुलता मिलता है, मिलनसार है, उसको लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। तो बिंगले तो ऐसे ही हैं। वाइल डार्सी इज मोर सीरियस एंड इंट्रोस्पेक्टिव। वहीं पर डार्सी बहुत ज्यादा गंभीर है। सीरियस का मतलब शाय, जो ज्यादा बात नहीं करते, लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, और वो इंट्रोस्पेक्टिव है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है थॉटफुली रिफ्लेक्टिव, कि एक ऐसा इंसान जो अपने विचारों में ही खोया रहे, इर्द गिर्द जो लोग उसके पास बैठे होते हैं उनकी वो परवाह ना करे, तो उसके लिए हम ये इंट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। हमें चैप्टर 4 में ये भी पता चला था कि मिस्टर बिंगले को तो लॉन्गबोर्न के लोग बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने तो कहा था कि मुझे इस तरह के लोग जिंदगी में कभी मिले ही नहीं हैं। वहीं पर मिस्टर डार्सी को लॉन्गबोर्न के जो लोग थे उनमें ना तो ब्यूटी नजर आई थी और ना ही किसी तरह को कोई फैशन नजर आया। तो दोनों की कंप्लीट अपोजिट पर्सनैलिटी है जी, लेकिन फिर भी दोनों में एक बहुत ही मजबूत दोस्ती भी है। स्टूडेंट्स, मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी में हमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी नजर आती है वो है उनकी शार्प विट एंड क्विक इंटेलिजेंस। मिस्टर डार्सी इज डिपिक्टेड एज अ मैन ऑफ क्विक इंटेलिजेंस एंड शार्प विट विच इज एविडेंट इन हिज कॉन्वर्सेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो मिस्टर डार्सी को डिस्क्राइब किया गया है जी, वर्णित किया गया है। डिपिक्टेड का मतलब किसी के बारे में बताना, कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो शार्प विटेड भी हैं। क्विक इंटेलिजेंस एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा होशियार हो, उसे काफी नॉलेज हो। और शार्प विट मैंने आपको जब एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच करवाया था, ये क्वालिटी हमें उनमें भी दिखती है। तो ये हमारे नावल के दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में ये वाली जो क्वालिटी है शार्प विट वाली और इंटेलिजेंस वाली, ये इन दोनों में हमें नजर आती है। विट का मतलब मैंने आपको बताया था, द एबिलिटी टू यूज वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। एक ऐसा इंसान जिसके शब्दों में हमें समझदारी भी नजर आए और वो अपने शब्दों को इस तरह से बोले, उन शब्दों को सुन के हमें थोड़ा सा इंजॉय भी हो। तो उस पर्सन की नेचर के लिए हम शार्प विट यूज करते हैं। और ये दोनों चीजें, शार्प विट और इंटेलिजेंस, हमें बिल्कुल साफ पता चलती हैं जी उनकी बातों में। कॉन्वर्सेशन का मतलब होती है जी बातचीत, और उनकी ऑब्जर्वेशन में। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जी द एबिलिटी टू नोटिस थिंग्स। वो अपने इर्द गिर्द जो हालात होते हैं उनको किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, पर्सन्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और वो कैसे बातचीत करते हैं। इन दोनों चीजों में हमें उनकी इंटेलिजेंस और शार्प विट नजर आती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमें 4th चैप्टर में ये पता चला था कि मिस्टर डार्सी की इज्जत मिस्टर बिंगले क्यों करते हैं। तो मिस्टर बिंगले इन दोनों वजहों से ही, कि वो इंटेलिजेंट हैं और वो विटी हैं, इन दोनों क्वालिटीज के करके मिस्टर बिंगले मिस्टर डार्सी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए मिस्टर डार्सी का मिस्टर बिंगले पे बहुत ज्यादा असर भी है। हमने नॉवल की जितनी भी अभी तक स्टडी बच्चों की है उसमें हमें मिस्टर डार्सी की शार्प विट और क्विक इंटेलिजेंस वाली जो क्वालिटी है अभी हमें अच्छी तरह से पता नहीं चली है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉवल को आगे कवर करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्वालिटीज हमें मिस्टर डार्सी की नेचर में नजर आती हैं। स्टूडेंट्स, मिस्टर डार्सी के स्वभाव में हम एक और कैरेक्टरिस्टिक पाते हैं, वो है उनका हाई स्टैंडर्ड्स। मिस्टर डार्सी हैज हाई स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ हिमसेल्फ एंड अदर्स। मिस्टर डार्सी के बहुत उच्च मानक हैं। हाई स्टैंडर्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि हाई प्रिंसिपल्स। उनका अपना भी स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है और ये चीज वो बाकियों में भी देखते हैं। ही वैल्यूज गुड ब्रीडिंग एंड मैनर्स। तो वो इज्जत करते हैं जी। वैल्यूज का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। गुड ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे है जी गुड एजुकेशन, एंड मैनर्स तौर तरीके। तो जब भी वो एक ऐसे इंसान को मिलते हैं जिसकी अच्छी एजुकेशन हो और उसके तौर तरीके भी अच्छे हों, तो वो उस पर्सन की इज्जत करते हैं। विच ऑफन लीड्स हिम टू बी क्रिटिकल ऑफ दोज who do not meet his expectations। क्योंकि वो गुड ब्रीडिंग और मैनर्स को काफी वैल्यू देते हैं तो इसीलिए वो कई बार उन लोगों के प्रति क्रिटिकल हो जाते हैं। क्रिटिकल का मतलब वो लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते जिनमें ये दोनों बातें वो नहीं पाते। who do not meet his expectation। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है बच्चों होप, आस। वो जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये आस करते हैं कि उसकी ब्रीडिंग अच्छी हुई होगी, उसकी एजुकेशन अच्छी हुई होगी और उसके मैनर्स भी अच्छे होंगे। और जब उनको ये दोनों बातें उस पर्सन में नहीं मिलती तो
तो वो उस पर्सन के बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं, उन्हें वो पर्सन अच्छा नहीं लगता। जब हम नॉवल के आने वाले चैप्टर्स की स्टडी करेंगे तब आपको ये मिस्टर डार्सी की हाई स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। वैसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जब वो थर्ड चैप्टर में मैरिटन हॉल में होते हैं तब वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनके स्टैंडर्ड की कोई लड़की उन्हें मिले, क्योंकि वहां पे उनके स्टैंडर्ड की कोई लड़की नहीं होती तो वो फिर किसी भी लड़की से डांस करना पसंद नहीं करते। तो उस घटना से हमें पता चलता है कि मिस्टर डार्सी अपना काफी हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। मिस्टर डार्सी के स्वभाव में हमें एक और बात पता चलती है कि इनिशियल डिसलाइक ऑफ मैरिटन असेंबली। इनिशियल का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, एट फर्स्ट, शुरुआत में। डिसलाइक जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते। मैरिटन असेंबली ये वही बॉल की बात हो रही है जो मैरिटन हॉल में हुई थी, जिसकी स्टडी हमने थर्ड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में की थी। तो शुरुआत में मैरिटन असेंबली को वो पसंद नहीं करते, तो उसको थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि मिस्टर डार्सीज इनिशियल रिएक्शन टू द मैरिटन असेंबली इज नेगेटिव। कि मिस्टर डार्सी का जो शुरुआती रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है मैरिटन असेंबली के बारे में, वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। उन्हें मैरिटन असेंबली में जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आते। ही फाइंड्स लिटिल इंटरेस्ट इन द लोकल पीपल। तो जो लॉन्ग बॉर्न के रहने वाले लोकल लोग हैं उनमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट चीज नोट करें कि हमने लिटिल इंटरेस्ट डाला हुआ है, इंटरेस्ट के आगे हमने एक डिटर्मिनर यूज किया है जो है लिटिल। जब हम लिटिल या फ्यू डिटर्मिनर किसी भी नाउन के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब हमेशा नेगेटिव होता है और हम इसको नो भी कह सकते हैं कि नो इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे हमने आ लिटिल लगाया होता तो इसका मतलब यस में होता। तो स्टूडेंट्स, मैंने डिटर्मिनर बहुत ही डिटेल में आपको समझाए हुए हैं, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जरूर देखे होंगे। तो क्योंकि वो लोकल लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते, डिस्क्राइबिंग देम एज लैकिंग इन ब्यूटी एंड फैशन, और उनके बारे में वो ये कहते हैं कि उनमें ना तो किसी तरह की कोई ब्यूटी है और ना ही उनमें कोई फैशन है। ये बात वो मिस्टर बिंगले को बताते हैं। ही इज स्पेशली क्रिटिकल ऑफ द बेनेट सिस्टर्स। खास तौर से, स्पेशली का मतलब खास तौर से, वो बेनेट सिस्टर्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसके बारे में तो हमें पता है कि उन्होंने एलिजाबेथ बेनेट को टॉलरेबल कहा था, एक्सेप्ट फॉर मिस जेन बेनेट। हालांकि मिस जेन बेनेट उनको अच्छी लगती हैं। एक मिस जेन बेनेट को छोड़ के वो किसी भी और बेनेट डॉटर को पसंद नहीं करते। हमें यह भी पता है बच्चों कि उन्होंने मिस जेन बेनेट में भी एक कमी निकाल दी थी कि वो बहुत ज्यादा हंसती हैं। ही एक्सप्रेसेस हिज डिसडेन फॉर डांसिंग विद अनफेमिलियर पार्टनर्स एट सच गैदरिंग्स। तो वो अपना जो डिसडेन है वो जाहिर करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, यहाँ पे डिसडेन वर्ड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिसलाइक। जब आप कोई चीज पसंद नहीं करते तब हम ये वर्ड डिसडेन यूज करते हैं। तो वो अपना डिसडेन बिल्कुल जाहिर करते हैं कि वो अपरिचित पार्टनर्स के साथ डांसिंग करना, इस तरह की मीटिंग में पसंद नहीं करते। गैदरिंग का मतलब होता है बच्चों मीटिंग। अब ये कौन सी मीटिंग की बात हो रही है जी? ये वही मैरिटन हॉल की जो डांस पार्टी है उसी की बात हो रही है। याद कीजिए, जब मिस्टर बिंगले अपना डांस छोड़ के मिस्टर डार्सी को डांस के लिए लेने के लिए आते हैं तब मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगले को ये बात कहते हैं कि मेरे लिए एक अपरिचित लड़की के साथ डांस करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आने वाले नॉवल के चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उन्हें यही मैरिटन असेंबली में जो लोग आए होते हैं बाद में ये पसंद आने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, मिस्टर डार्सी की पर्सनैलिटी में जो हम सबसे बड़ी बात देखते हैं वो है उनका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जी कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज सिंपल ना हो, नॉट सिंपल। उनका कैरेक्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी उलझने हैं उनके पात्र में। जैसे कि हम एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर देखते हैं कि उनका कैरेक्टर बड़ा सीधा है और वो हमें नावल के पहले चैप्टर से ही अच्छी लगने लगती हैं। ये बात हमें मिस्टर डार्सी में नजर नहीं आती। Mr. Darcy's character is multifaceted with qualities that are both admirable and flawed. Mr. Darcy का जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो multifaceted है। multifaceted वर्ड याद कीजिए, हमने एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर स्केच को कवर करते हुए भी ये वाला वर्ड यूज किया था। multifaceted का मतलब होता है having many aspects। ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी में हमें बहुत सारे पक्ष नजर आए, उसके लिए हम मल्टीफेसेटेड यूज करते हैं। अब उनकी पर्सनैलिटी में हमें जो क्वालिटीज नजर आती हैं, जो गुण नजर आते हैं, वो एडमिरेबल भी हैं। एडमिरेबल का मतलब उनका हम आदर भी करते हैं, रिस्पेक्टेबल, और फ्लॉड भी हैं।
फ्लॉड का मतलब कि उनके कैरेक्टर में हमें कमियां भी नजर आती हैं। फ्लॉड का मतलब होता है जी हैविंग इम्परफेक्शन। तो उनके कैरेक्टर में हमें खूबियां और कमियां दोनों नजर आती हैं। हमने अभी तक पता कर लिया है कि वो जहाँ पे इंटेलिजेंट भी हैं, विटी भी हैं और साथ ही में वो प्राउडी भी हैं। एज द स्टोरी अनफोल्ड्स, जैसे स्टोरी आगे ओपन होती है, खुलती है, अनफोल्ड का मतलब होता है बच्चों टू बी नोन। जैसे जैसे हमें स्टोरी आगे पता चलती जाती है, हिज कैरेक्टर इवोल्व्स, उनका जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो डिवेलप होता है। इवोल्व का मतलब होता है जी डिवेलप होना, विकसित होना। एंड ही अंडरगो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और उनकी पर्सनैलिटी में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमें नजर आती है। सिग्निफिकेंट वर्ड पहले भी यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जरूरी, इंपॉर्टेंट। अंडरगोज का मतलब यहाँ पे है टू गो थ्रू। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं नॉवल के जिस भी चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करता हूं, तब मैं उस चैप्टर के टेक्स्ट को समझाने के बाद उस टेक्स्ट के बेस पे एक क्विज आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। उस क्विज में मैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूं जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर और करेक्ट द राइट ऑप्शंस। और ये क्विज आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है। इस क्विज का लिंक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने उसको एनसर्कल किया है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, आप सीधे क्विज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्विज को सबमिट करना है। ऐसा करने से आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी तो होगी ही, और साथ ही आपको नॉवल की भी अच्छी समझ आएगी। बिल्कुल इसी तरह के क्विज मैंने आपके लिए हर चैप्टर के बाद तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ये क्विज सबमिट करोगे। मैं इसकी फीडबैक आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्विज तैयार किए हैं वो आप सभी सबमिट करोगे, और जो आने वाले क्विज हैं वो भी आप साथ ही साथ सबमिट करते जाएंगे। ऐसा करने से आप अपने आप को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मिस्टर डार्सी के कैरेक्टर को हमें समझना पड़ता है। शुरुआत में ये रीडर्स को बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता है, मिस्टर डार्सी रीडर्स की पसंद बनते जाते हैं। तो नॉवल के आने वाले चैप्टर्स में हम इस बात को भी अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम मिस्टर डार्सी के बारे में कहेंगे इम्पैक्ट ऑन द प्लॉट। प्लॉट का मतलब आपको पता है, जो विषय वस्तु होता है किसी भी प्ले का या स्टोरी का, उसको हम प्लॉट कहते हैं। हिंदी में इसको कथानक भी कहा जाता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है जी इन्फ्लुएंस, असर। तो मिस्टर डार्सी का जो कैरेक्टर है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल के प्लॉट पर असर डालता है। मिस्टर डार्सीज कैरेक्टर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द नॉवेल्स प्लॉट। मिस्टर डार्सी का जो कैरेक्टर है जी, वो नॉवल के कथानक में एक केंद्रीय रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। पर्टिकुलरली इन हिज इंटरेक्शंस विद एलिजाबेथ बेनेट, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। खास तौर से उनकी जो इंटरेक्शन एलिजाबेथ बेनेट के साथ इस नॉवल में होती है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जी कम्युनिकेशन, बातचीत। और हमें यह भी पता है कि एलिजाबेथ बेनेट इस नॉवल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। तो एलिजाबेथ बेनेट के साथ जो भी बातचीत होती है मिस्टर डार्सी की, उसका असर इस नॉवल के प्लॉट पे हमें देखने को मिलता है। हिज कैरेक्टर ग्रोथ एंड चेंजिंग रिलेशनशिप विद एलिजाबेथ ड्राइव मच ऑफ द स्टोरीज ड्रामा एंड रोमांस। अब यहाँ पे दो बातों पे हमें गौर करना चाहिए कि एक तो उनका पात्र ग्रो करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, उनका जो पात्र है ये इवोल्व होता जाता है, डिवेल्प होता जाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, एलिजाबेथ के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं, जो संबंध हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ये हम नॉवल की आने वाली स्टोरी में ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये दो बातें नॉवल की स्टोरी के ड्रामा और उसमें जो रोमांस है उसको ये लेके आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोनों मुख्य पात्र एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी, इनके जो आपसी संबंध हैं और मिस्टर डार्सी की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, ये नॉवल की स्टोरी को एक मजबूती प्रदान करती है। तो अंत में हम पैरा लिखेंगे जी कि इन समरी, संक्षिप्त रूप में, मिस्टर डार्सी इज अ वेल्दी, रिजर्व्ड एंड प्राउड जेंटलमैन with a quick intellect and high standards। मिस्टर डार्सी एक ऐसे इंसान हैं जो धनी हैं, रिजर्व्ड हैं, शाय हैं, बहुत कम बोलते हैं, अहंकारी भी हैं,
लेकिन साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट भी हैं और उनके काफ़ी ऊंचे मापदंड हैं। हिज कैरेक्टर अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द नॉवल। उनका कैरेक्टर पूरे नॉवल में डेवलप होता जाता है और ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अंडरगोज का मतलब टू गो थ्रू, मेकिंग हिम अ कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रल फिगर इन द स्टोरीज अनफोल्डिंग इवेंट्स। क्योंकि उनका कैरेक्टर हमें शुरू में पूरी तरह पता नहीं चलता, तो स्टोरी के अनफोल्डिंग इवेंट्स में, अनफोल्डिंग इवेंट्स का मतलब इस नॉवल की कहानी की जो घटनाएं हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उन घटनाओं तक हमें मिस्टर डार्सी का जो कैरेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स नजर आता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी उन घटनाओं में मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर एक सेंट्रल फिगर प्ले करता है। वो नॉवल के प्लॉट में एक केंद्रीय रोल अदा करते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम नॉवल के नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर हमें और ज़्यादा अच्छी तरह से पता लगता रहेगा। तो इसी के साथ बच्चों, हमारा आज का मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर स्केच कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारा आंसर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपको मेरे द्वारा बनाए हुए प्राइड एंड प्रेजुडिस के बहुत सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉवल के किसी और टॉपिक को लेके मिलेंगे जी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।